सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है सेंटर ऑफ मास और सब टॉपिक में हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या फिर कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? ठीक, तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, तो लेट से बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिल करके एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, और बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, m1 है, m2, m3, बहुत सारे मास हैं। अगर हम कहेंगे कि इस पूरे सिस्टम पर जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, वो F है, तो नेट फोर्स को हम लिख सकते हैं क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। जाहिर सी बात है। तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस पर कोई नेट फोर्स लग रहा है, तो हर एक पार्टिकल पे F1, F2, F3 और जितने पार्टिकल्स हैं, लेट सपोज Fn फोर्स लग रहा होगा। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस, लेट से ये है Fn, वेर n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, और यहाँ से क्योंकि हमको पता है कि नेट फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। तो F1 को क्या लिखेंगे? m1 वेक्टर नहीं होगा, ये हो गया m1, और m1 का एक्सेलरेशन a1, m2 a2 प्लस m3 a3 अप टू mn an, राइट। और इस हिसाब से m को हम टोटल डिवाइड कर दें, तो मेरे पास आ जाएगा ये a नेट इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन mi ai डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, और लास्ट में इसी को देख लेंगे हम, MIAI डिवाइडेड बाय टोटल मास। इसी को हम बोल पाएंगे क्या? लास्ट क्लास में हम इसी को बात कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास नेट एक्सेलरेशन है, ओके, वही हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लग रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने इतना डिस्कस किया हुआ था। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, यानी कि लीनियर मोमेंटम की। तो इसी में एक स्पेशल केस हमारे पास आता है कि अगर लेट्स से इफ F नेट इज इक्वल टू 0, मतलब नेट फोर्स क्या है? 0 है ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m, जिसका मास क्या है? m है, और उस पर नेट फोर्स 0 है।
तो अगर नेट फोर्स 0 है तो हम क्या कह सकते हैं, लेट से एफ नेट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एफ नेट इज इक्वल टू 0, तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या इसका ए सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। ये चीज़ हम बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने लास्ट में देखा कि एफ नेट इज इक्वल टू एम ए सी एम, तो हम ए सी एम को 0 मान सकते हैं जहाँ पे मास 0 नहीं होगा। अच्छा, जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ से हम दो केस बना सकते हैं क्या, ध्यान से देखेंगे। अगर ए सी एम 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, ये एक केस है। और दूसरा केस है फिर से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट इज इक्वल टू 0, जहाँ पर ये चीज़ भी कांस्टेंट है और सिमिलरली हम कह देंगे कि ये चीज़ भी हमारे पास कांस्टेंट है। ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, इसका मतलब क्या है कि अगर सिस्टम पहले से रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और रेस्ट में होने की वजह से क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, तो हमेशा इसका वेलोसिटी 0 ही रहेगा। लेकिन अगर इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पर नहीं है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर नहीं है, एक वेलोसिटी के साथ है और वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगा। कहने का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है दो तरीके से, एक तो वो इनिशियली रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, इनिशियली रेस्ट पे नहीं होकर कांस्टेंट है तो हमेशा उसी कांस्टेंट वेलोसिटी पे टिका रहेगा। ऑलराइट, तो बात करते हैं यहाँ से, ये बोल देंगे सिस्टम इज एट रेस्ट इनिशियली। ये इस तरीके से इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि हमारे पास जो आगे जितने भी टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें मोस्टली इसका हमारे पास यूज आता है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इसका मतलब क्या सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है। सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पर है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो हम क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो 0। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो 0, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है और कोई भी नेट फोर्स यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि VCM अगर कांस्टेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं VCM इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो दिस बिकम M1 V1 प्लस M2 V2 अप टू MN VN डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस MN। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये पूरे की पूरी चीज़ कांस्टेंट है, यानी कि M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस अप टू डॉट डॉट MN VN। ये कह सकते हैं जो ऊपर वाला पोर्शन है क्या वो टोटल मोमेंटम है क्या, ये हमारे पास मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम ऑफ सिस्टम, और यहाँ पर समेशन m। ठीक है, तो इस चीज को हम लिख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। तो इसी को बोलते हैं, और इसी को ये भी बोला जा सकता है कि अगर नेट फोर्स एब्सेंट है
तो लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्व होगा। यहाँ से हम इस चीज़ को डिराइव कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन्स सेकेंड लॉ, राइट। तो होप क्लियर होगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0, देन लीनियर momentum will be conserved. Linear momentum will be conserved. What is linear momentum? P initial is equal to P final. तो हमको सेंटर ऑफ मास से ये चीज़ क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो और हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि इस चैप्टर में इसी एक चीज़ का यूज़ करना है और लगभग इस चैप्टर में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड VCM एंड ACM जस्ट आफ्टर दे आर थ्रोन। तो 3 पार्टिकल है हमारे पास, ध्यान देंगे 3 पार्टिकल है, पार्टिकल 1, 2, 3, तीनों का इंडिविजुअल मास दिया हमारे पास और अलग अलग डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटी है। हमको बताना है VCM एंड ACM। तो सिंपली हम लिख देते हैं, तो VCM सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3, ठीक है, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हमारे पास मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है। सिंपली क्या करना है, हमको वैल्यू पुट कर देना है, बट ध्यान देना है कि V1 वेक्टर, V2 वेक्टर, V3 वेक्टर है, यानी वेक्टर के साथ हमको यूज करना है, डायरेक्शन के साथ वैल्यूज को पुट करना है। तो लेट पुट दीज वैल्यूज। तो M1 हमारे पास क्या है, 10 kg इंटू V1 ध्यान देंगे ये हो गया 20 J कैप प्लस M2 V2 क्या है भाई, तो M2 का वैल्यू है 5 kg, देख लेंगे M2 का वैल्यू है 5 kg इंटू 10, और ये हो गया आपके पास प्लस का I कैप प्लस M3 V3, 3 नीचे की डायरेक्शन में है, तो इसको भी हम लिख देंगे M3 मतलब 8 kg इंटू 5, और ये हो जाएगा माइनस का J कैप डिवाइडेड बाय, मेरे पास आ गया 20 नहीं, हाँ 10 प्लस 5 प्लस 8। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे आसानी से आंसर कितना आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गया है 10, 200 और ये 40, 200 माइनस 40, दिस बिकम्स 160 J कैप प्लस 50 I कैप डिवाइडेड बाई 15 और 8 23, ठीक है। तो इसका आंसर भी हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज आवर आंसर। अगर हमको बोलेगा कि मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप इसको सिंपली I प्लस J कैप है अंडर रूट ऑफ A² प्लस B² से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिंपली पुट द फॉर्मूला अलोंग विद द डायरेक्शंस, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम को और मॉडिफाई करते हैं। तो हमारे पास एक पुली का सिस्टम है और पुली के सिस्टम में ये दे रखा है कि एक पुली है, और जाहिर सी बात है अगर पुली है नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको मासलेस एज्यूम कर लेंगे। बोल रहा है सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जाहिर सी बात है ये मासलेस पुली है तो इसमें टेंशन आ जाएगा और ये फिक्स्ड है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि ऊपर एक्सेलरेशन है a और नीचे है सेम एक्सेलरेशन होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ तो आसानी से हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन में टोटल मास। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में, लास्ट टॉपिक में जो एनएलएम था उसमें अच्छे तरीके से कवर किया हुआ था। तो लेट्स सी, नेट फोर्स क्या दिख रहा है हमको, 3 माइनस 2 जी अपॉन में 3 प्लस 2 टोटल मास, ये हो जा रहा है जी बाई 5। जी बाई 5 डाउनवर्ड आ रहा है क्या, जी बाई 5 डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख देंगे a इज इक्वल टू जी बाई 5। जी बाई 5 मतलब, जी मतलब 10 डिवाइडेड बाई 5 और इसको हम लिख सकते हैं जे कैप, so this become minus 2 j cap acceleration meters per second। तो बहुत आसानी से यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ मास लिख दिया। ये है हमारे पास ACM, नहीं CM नहीं है, ये है हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ दिस, एक्सेलरेशन ऑफ द पुली मास सिस्टम। ठीक है, अब हमसे ये पूछेगा कि चलिए बताइए कि इसी का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है ACM। ACM तो सिंपल सी बात है M1 A1 प्लस M2 A2 वेक्टर के साथ डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सीधी बात, सिंपल सी बात है। तो देख लो, एक्सेलरेशन A ऊपर है, यहाँ पर A नीचे है, आप लिखेंगे M1 मतलब 2 kg, एक्सेलरेशन हो गया आपके पास 2, तो 2 इंटू 2 जे कैप माइनस, या फिर आप ऐसे लिख दो प्लस 3 इंटू 2 माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन में M1 प्लस M2, दिस बिकम्स योर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिंपली इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो ये गया 4j और ये होगा 6, so this become minus 2 j cap by 5। So what is acceleration of center of mass? You can easily write here minus 2 by 5 किस डायरेक्शन में है, j cap में, so this becomes your answer। Acceleration of center of mass is minus 2 by 5 j cap। क्लियर है? तो इस तरीके से सिंपली आप जो भी एनएलएम के क्वेश्चंस थे उसमें अगर सेंटर ऑफ मास इंट्रोड्यूस किया जाता है तो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि दिया हुआ है कि सिस्टम क्या है, इनिशियली रेस्ट पर है। सिस्टम क्या है, इनिशियली रेस्ट पर, राइट, और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अगला थोड़ा एक लेवल आगे जाते हैं और आगे जाकर के देखते हैं कि और क्या क्या हमारे पास प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्योंकि अगर अगर ध्यान देना, टोटल पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो रेस्ट पर है, और रेस्ट पर होने के बाद उसके इंडिविजुअल पार्टिकल का मोशन हो सकता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट आ सकते हैं, टोटल सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, क्योंकि नेट फोर्स एब्सेंट है। तो उसका केस है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन हमको रेगुलर देखने को मिलता है। तो आइए बात करते हैं। बोला फाइंड डिस्टेंस ऑफ बॉय फ्रॉम द शोर ऑफ पूल इफ इट वॉक्स फ्रॉम फ्रंट एंड ए। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर एक किनारा है, ये शोर है,
और यहाँ से एक डिस्टेंस है, और ये लकड़ी का जो है शाफ्ट है, वुडन शाफ्ट है, इसका मास 10 kg है, इसका लेंथ जो है वो 5 मीटर है। यहाँ पर एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, क्रॉल करते हुए आगे बढ़ रहा है, और ये क्या बोल रहा है कि बी पॉइंट से क्रॉल करते हुए कहाँ तक पहुँचता है, ए पॉइंट तक। बी पॉइंट से क्रॉल करते हुए कहाँ तक पहुँचता है, ए पॉइंट तक। तो अगर हमको देखा जाए कि कौन सा फोर्स इस पे लग रहा है, किस फोर्स की वजह से ये आगे बढ़ पा रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। अगर आप एनएलएम का कॉन्सेप्ट याद करें तो ये एक फ्रिक्शन होगा इस लकड़ी के शाफ्ट पर, और बच्चे के पैर पे एक फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन फोर्स अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पर आगे लगेगा, और इसी फ्रिक्शन का रिएक्शन क्या होगा, इस वुडन ब्लॉक पर पीछे होगा। दोनों इंटरनल फोर्सेस हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो पूरे सिस्टम में इस पूरे सिस्टम में हम देख पा रहे हैं कि नेट फोर्स 0 है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, ये इंटरनल फोर्सेस हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं नेट फोर्स 0। तो हम यहाँ साफ साफ लिख पा रहे हैं कि नेट फोर्स 0 है, और सिस्टम क्या है, इनिशियली रेस्ट पर है। सिस्टम क्या है, इनिशियली एट रेस्ट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि VCM 0 है, यानी XCM भी 0 होगा, क्योंकि मोमेंटम इसका कंजर्व होगा। पहले भी 0 मोमेंटम होगा और बाद में भी 0 होगा। आइए, सिंपल सी बात है। अगर बच्चा पॉइंट बी से ए की तरफ आगे आ रहा है, तो ये जो ब्लॉक है ये थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पर रहेगा, उसमें कोई मोशन नहीं होगा। तो हम फाइनल सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 10 kg का जो ब्लॉक है ये फाइनली यहाँ पे आ गया। ये जो बच्चा है ये पॉइंट ए पर आ गया, और ये शिफ्ट हो गया है कितना, तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये कितना डिस्टेंस आगे चला गया है, राइट में x डिस्टेंस आगे की तरफ चला गया है। बच्चा कितना मूव किया है वुडन शाफ्ट पर, 5 मीटर, क्योंकि इसका लेंथ कितना है, 5 मीटर। ठीक है, अब ग्राउंड से देखने के बाद ये चीज़ पता चल रहा है कि एक्चुअल में बच्चा कितना मूव किया है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो 5 राइट में आया है, सॉरी 5 वो लेफ्ट में आया है, लेकिन क्योंकि जो वुडन शाफ्ट है वो x राइट में गया है, तो सीधी सी बात है, हम क्या लिखेंगे, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है। m1 हम ले लेते हैं बच्चे के लिए, तो बच्चे का मास है 2 kg, और उसका टोटल डेल्टा x1 कितना है, तो देख रहे हैं कि लेफ्ट में आ रहा है -5, राइट में जा रहा है x, ये भी ठीक है, और प्लस m2 है 10 kg, शिफ्ट ऑफ वुडन शाफ्ट। वुडन शाफ्ट को हम सीधे सीधे देख रहे हैं कि राइट डायरेक्शन में x डिस्टेंस आगे जा रहा है, तो ये हो गया 10 इंटू x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि कितना x में शिफ्ट आ रहा है, तो ध्यान से देखते हैं। ये हो गया हमारे पास -5 प्लस x प्लस 5x इज इक्वल टू 0। x कितना आ गया, दिस इज 6x इज इक्वल टू 5, एंड सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5/, आई होप क्लियर होगा। आंसर हो गया 5/6, तो x की वैल्यू आ गई 5/6 मीटर।
एक्स की वैल्यू हो गई 5/6 मीटर। देख लीजिए, अब हमको आंसर पूछ रहा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ बॉय फ्रॉम द शोर ऑफ द पूल। शोर ये है क्या, एंड ये है, और यहां से ऑलरेडी एक डिस्टेंस था 10, कितना था 10 मीटर, और ये फाइनली कितना मूव कर गया x। तो अगर शोर से डिस्टेंस देखा जाएगा तो सीधी बात है कि जो आंसर होगा शोर से क्या लिख देंगे 10 + x, 10 + x मीटर, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। आई होप क्लियर होगा। तो इस टाइप का जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप एज्यूम करेंगे कि सिस्टम जो है अगर इनिशियली रेस्ट पर है तो बाद में भी रेस्ट पर होगा, अगर नेट फोर्स एब्सेंट है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पर रहेगा। तो इसका हम खासा यूज़ करने वाले हैं। फिर देखते हैं आगे और इसका नेक्स्ट लेवल क्या पूछा जा सकता है। तो सवाल वैसा ही है, बस एक लेवल मैंने आगे बढ़ाया हुआ है। So let's see the question. Find displacement of plank if both A and B comes to meet at midpoint of the plank. तो सबसे पहले क्वेश्चन का सिचुएशन समझ लेते हैं। ये एक 100 kg है, स्मूथ प्लैंक स्मूथ ग्राउंड पे रखा हुआ है और इसका लेंथ जो है वो 10 मीटर है। मान लेते हैं, ए पार्ट सॉल्व करते हैं कि प्लैंक है, मूव किया होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स 0 है तो ACM भी 0 होगा। इनिशियली VCM 0 था तो इसका XCM भी 0 होगा। सबसे पहले बात यहाँ तक आएगी। उसके बाद अगर XCM 0 है तो पहले सिचुएशन के लिए हम लिख सकते हैं क्या, M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। सीधी सी बात। अब सिस्टम को धीरे से एनालाइज करते हैं। मान लेते हैं कि अगर ये मिड पॉइंट पे आ रहा है तो एक्चुअली 60 kg मिड पे आया, 40 kg भी मिड पे आया, तो सेंटर ऑफ मास एडजस्ट करने के लिए प्लैंक जो है वो मान लेते हैं कितना मूव कर गया, लेफ्ट डायरेक्शन में x सेंटीमीटर मूव कर गया। ये कुछ ऐसा देख लेते हैं। ये था 100 kg, इसका लेंथ था 10 मीटर, और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया है x। लेफ्टवर्ड कितना शिफ्ट किया है x। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। M1 यानी कि टोटल 3 एलिमेंट है, तो अगर ध्यान से देखा जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 प्लस M3 डेल्टा x3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो M1 हम लिखते हैं 60 kg, 60 वाला राइट साइड में चला होगा 5 मीटर क्योंकि मिड पॉइंट पे आ रहा है। ये हो गया राइट साइड में 5 माइनस x प्लस M2 यानी 40, राइट साइड में नहीं 40 लेफ्ट में जा रहा है यानी -5, और पूरा का पूरा सिस्टम भी लेफ्ट में x आ रहा है तो -5 माइनस x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसको देख लेंगे। ये हो गया 0 0 0 कैंसिल हो गया। आइए सॉल्व करके देख लेते हैं।
इज इक्वल टू 0। अब हम देख पाते हैं कि क्या आंसर मिल रहा है हमारे पास। ये हो गया 20x इज इक्वल टू 30 माइनस 20 10। तो आंसर आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 1/2 मीटर। तो आप एक बार खुद से कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे, इजी है, अलजेब्रा सॉल्व करना है। तो आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 1/2 0.5 मीटर। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। बी पार्ट में देखते हैं, ध्यान दीजिए बी पार्ट में क्या करना है। तो सिंपली अगर आप कॉन्सेप्ट पता है तो यहाँ पर भी क्या देखेंगे कि XCM क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम ऐसे ही लिखेंगे डेल्टा M1 डेल्टा X1 M2 डेल्टा X2 प्लस M3 डेल्टा X3, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इज इक्वल टू 0। सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं। इस बार भी मान लेते हैं कि प्लैंक जो है वो शिफ्ट हुआ है कितना, लेफ्ट साइड में x, लेफ्ट साइड में x, ठीक है। और जो 60 kg था, यहाँ पर एक 60 kg का मास था, वो पहुँच गया है कहाँ पे, राइट साइड में। 40 kg वाला पहुँच गया है लेफ्ट साइड में। और जो 100 kg है वो टोटल शिफ्ट हुआ है कितना, x। मतलब ये 60 kg पहुँच गया है यहाँ पर, 40 kg पहुँच गया है दूसरे साइड में। देख लेते हैं। तो 60, इसको लिखेंगे 10 मीटर था, 10 माइनस x प्लस 40 kg लेफ्ट में आया है, -10 माइनस x और 100 माइनस x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे आसानी से, आंसर आ जाएगा। फिर से 0 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 60 माइनस 6x माइनस 40 माइनस 4x माइनस 10x इज इक्वल टू 0। तो आंसर वुड बी 20x is equal to 60 and minus 40, this is 20, x is equal to 1 meter। तो होप सो इतनी बातें आपको समझ आई होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे हम आराम से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या फिर ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को 0 बना करके सॉल्व किया जा सकता है। एक और लेवल ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके का सिचुएशन है, ठीक, मास m है और ये सरफेस है, ये कैपिटल M है, इसका हाइट दे रखा है h और एंगल है थीटा। ध्यान देखिए, और ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देख लेंगे, ऑल द surfaces are स्मूथ। ओके, तो आपको बताना है, फाइंड द shift of mass m when
it reaches the ground. ओके, और बी पार्ट में find the shift of center of mass. पहले क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो रेस्ट पर रखा गया, एक वेज है, वेज का मास कैपिटल एम है, स्मॉल एम है, ब्लॉक का मास है। जब इसको रेस्ट से छोड़ दिया जाता है तो ये आगे की तरफ स्लाइड होता है। जब बॉटम पे पहुंचता है तो हमको बताना है व्हाट इज द शिफ्ट ऑफ मास एम, और पूरा सेंटर ऑफ मास जो होगा सिस्टम का उसका शिफ्ट कितना होगा, कर देखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, सेम तरीका यूज करेंगे। अच्छा, देख के क्या लग रहा है कि जब ये इधर स्लाइड होगा तो सेंटर ऑफ मास बैलेंस करने के लिए ये जो वेज है वो पीछे की तरफ जाएगा। तो मान लेते हैं कि वेज पीछे की तरफ कितना शिफ्ट हो रहा है, एक्स। पीछे की तरफ वेज कितना शिफ्ट हुआ, एक्स। और सिचुएशन कुछ इस तरीके से बना, ये जो ट्रायंगल है अब शिफ्ट होकर के कितना शिफ्ट आगे चला गया है, एक्स पीछे आ गया है। अभी भी ये एच है, ये एंगल थीटा है, यहाँ पर मास शिफ्ट होकर के नीचे चला आया है। ओके, क्लियर है। लेकिन एक चीज अभी भी सेम है, इस पर टोटल नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स टोटल 0 है। अगर हम इसका एफ बी डी देखें तो ये m है, m पर लग रहा होगा एक नॉर्मल, और यहाँ पर लग रहा होगा दूसरा नॉर्मल, और इस पे लग रहा होगा mg, फिर एक नीचे लग रहा होगा स्मॉल m का भी mg, और ऊपर ग्राउंड से नॉर्मल। ये टोटल फोर्स है, ये टोटल फोर्स है, इसको आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने एफ बी डी ड्रॉ कर लिया। अब आते हैं, सिंस XCM is 0 because net force in x direction is 0। इसका ध्यान से देखेंगे, x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास 0 होगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फिक्स होगा, वो मूव नहीं कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हमको रियलाइज होता है, ये एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं। फाइनली ये पहुँच गया यहाँ पे, ये शिफ्ट हुआ था कितना, x, ये हाइट था h, और ये एंगल कितना था, थीटा। तो आइए देखते हैं स्मॉल m का x में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो ध्यान से देख लें कि जब m यहाँ से यहाँ स्लाइड हुआ है तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, ये h है, तो ये हो जाएगा h cot थीटा, और ये ऑलरेडी x माइनस में डिस्प्लेस हो गया है। तो m को जो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे वो लिखेंगे h cot थीटा प्लस में माइनस में x प्लस कैपिटल M x माइनस में इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम
देख पा रहे हैं आंसर, ये आ गया मेरे पास एम एच कॉट थीटा माइनस एम एक्स प्लस या फिर इज इक्वल टू 0। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास ये मिल रहा है या फिर x इज इक्वल टू एम एच कॉट थीटा अपॉन में ये हमारे पास आंसर आ रहा है शिफ्ट ऑफ स्मॉल m। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमसे नेक्स्ट पार्ट में वो पूछे हैं कि व्हाट इज शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट क्या होगा? तो ध्यान से देखेंगे कि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। अगर x डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, दैट मीन्स देयर इज नो शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन, बट y डायरेक्शन में हम देख पाएंगे कि नेट फोर्स जीरो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये मास स्लाइड होते हुए नीचे आ रहा है, तो y डायरेक्शन में शिफ्ट हो पाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि डेल्टा y या फिर वाई सी एम इज इक्वल टू एम डेल्टा वाई वन प्लस कैपिटल एम डेल्टा वाई टू डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। आगे बढ़ते हैं। एम वाई वन मास स्मॉल एम जो है वो वाई में कितना आ रहा है, तो एच एम, और ये हो गया माइनस एच, डाउनवर्ड जा रहा है, और ये हो जा रहा है ज़ीरो, कोई भी शिफ्ट नहीं हो रहा है वेज का वाई डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो आंसर हमारे पास आ जा रहा है वाई सी एम कितना आ जा रहा है, माइनस एम एच अपॉन में कैपिटल एम प्लस, दिस इज द शिफ्ट इन वाई डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और x डायरेक्शन में शिफ्ट जीरो है बिकॉज नेट फोर्स इज ऑलरेडी जीरो। तो इस तरीके से हम देख पाएंगे कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमको एक ही कॉन्सेप्ट अगर हमको अच्छे से समझ में आ रहा है तो हम पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और इस पूरे चैप्टर में खास बात यह है कि पूरे चैप्टर में अगर हम कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो पूरा चैप्टर हमारा इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे कल। ओके, तब तक के लिए आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें, आगे की तरफ जितने भी डीबीपीज में हैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू एवरीवन।